अथर्व एकेडमी एक जाना माना नाम, इंदौर की सुप्रसिद्ध एकेडमी से मैं मोहन मोदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने हिंदी के एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक और ज़बरदस्त टॉपिक जिसे आप सभी लोग जानते हैं और सभी प्रतियोगिता परीक्षा चाहे वह पीएससी हो या वनडे एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में हर परीक्षा में यह पूछा जाता है। तो बता सकते हैं आज का टॉपिक कौन सा है? आज के टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, वो टॉपिक हमारा है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में हम क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, ये आज के वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं कि विराम चिन्ह होते क्या हैं। ठीक है, विराम का अर्थ होता है वैसे ठहराव, रुकना। अगर हम लगातार किसी बात को बोलते जाएंगे, कहते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, तो हमारी बात का मतलब नहीं निकलेगा। कई बार क्या होता है, उस बात का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए भाषा का सही प्रकार से प्रयोग करने के लिए हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। विराम चिन्ह भाषा को नवीनता और पूर्णता प्रदान करते हैं। हिंदी में बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, शायद आपने देखे भी होंगे। फिर भी आपके सामने, आपके नॉलेज के लिए मैं कुछ विराम चिन्हों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, जैसे कि ये आपने देखा होगा, ये है आपका अल्प विराम, जिसे हम कॉमा कहते हैं। फिर अर्धविराम, अर्धविराम इस प्रकार से डॉट लगाकर इस प्रकार से बनाया जाता है, ये कॉमा जैसा बनाया जाता है, ये आपका अर्धविराम हुआ। पूर्ण विराम आप जानते ही हो, ये उपविराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, उदाहरण चिन्ह होता है जिसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं हम लोग, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसका प्रयोग करना हमने अच्छे से समझा है। ठीक है, लाघव चिन्ह होता है, शॉर्ट में अगर हमें लिखना है किसी को तो डॉट लगा के लिखते हैं हम लोग। निर्देशक चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह होता है, त्रुटिपरक चिन्ह होता है, पदलोप चिन्ह होता है, रेखांकन चिन्ह होता है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है और समानता सूचक चिन्ह होता है। ये सारे चिन्ह हमारी हिंदी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में पढ़ते हैं, पर पहले जाने कि विराम चिन्ह को हम कैसे समझेंगे। विराम का अर्थ होता है विरम, है ना, विराम से मिलकर इस चिन्ह शब्द बना है, जिसका मतलब होता है ठहराव या रुकना। अलग अलग प्रकार के भाव हमारे आते हैं, विचार आते हैं, उनको स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में क्या होता है, हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये होते हैं हमारे विराम चिन्ह। तो देखिए, हम पीएससी के एग्जाम के बारे में बात करें तो एमपीपीएससी में तो संधि, समास, विराम चिन्ह का विशेष महत्व है, इन पर क्वेश्चंस बनते ही हैं। इसलिए ये जो टॉपिक है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक बनेगा। विराम का अर्थ होता है रुकना है, ठहराव, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जैसे एक बात का याद रखना, यदि हम किसी वाक्य को लिखते हैं और बीच में अगर हम उसका सही तरीके से विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो वाक्य का अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे देखिए, विराम चिन्ह का प्रयोग मैंने किया, राम स्कूल जा रहा है, यहाँ मैंने क्या लगाया, लास्ट में सामान्य सूचना है तो आखिरी में पूर्ण विराम लगाया। ताजमहल किसने बनवाया, क्वेश्चन पूछा मैंने, तो आखिरी मैंने प्रश्न पूछा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। राम आता है, ऐसा करके मैंने आश्चर्य वाली बात पूछी है तो यहाँ आश्चर्य का भाव बताने के लिए मैंने विस्मयादि बोधक लगाया। यदि किसी भी वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग सही तरीके से न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन हो जाता है या अर्थ का अनर्थ हो जाता है कई बार वाक्य में। जैसे देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, असली विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत सावधानी से करना होता है। भरत को रोको मत जाने दो, एक वाक्य हमने ऐसा बोल दिया, कोई विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया, यहाँ पर आखिरी में पूर्णविराम जरूर लगाए, बट भरत को रोको मत जाने दो, ये वाक्य है। अब इस वाक्य को हम इसका विश्लेषण करें तो क्या होगा, भरत को रोको, अल्प विराम लगा दिया, मत जाने दो। इस वाक्य में न जाने देने की बात हो रही है कि उसको रोक लो, उसे जाने नहीं देना है, तो हमको अल्प विराम यहाँ लगाया, तब तो पता चला कि रोकने की बात हुई है इसको। अगर हम इसी प्रकार से इसका ये जो मैंने अल्प विराम रोको के बाद लगा दिया, इस अल्प विराम को उठा के मैं मत पर लगा दूं तो हमारा वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। कैसे, भरत को रोको मत, जाने दो। अब यहां पर क्या हो गया, उसको जाने देने की बात हो रही है कि रोकना नहीं है उसको, उसको जाने देना है। यहां उसको रोकने की बात हो रही है। ठीक है, भरत को रोको मत जाने दो और भरत को रोको मत जाने दो। देख लिया आपने,
एक विराम चिन्ह का गलत प्रयोग करना या एक विराम चिन्ह का प्रयोग सही तरीके से नहीं करना हमारे वाक्य का बदल देता है, हमारे वाक्य का मतलब ही बदल देता है, उसको अर्थ से अनर्थ बना देता है, उसका अर्थहीन कर देता है, या जिस सेंस में हम बात कर रहे हैं वो सेंस ही खत्म कर देता है। इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग सही तरीके से करना आना चाहिए। अंग्रेजी में इसे हम पंक्चुएशन मार्क्स भी कहते हैं। कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं, ये एक बार आप देख सकते हैं। वही चिन्ह मैंने वापस से लिखी है इंग्लिश में इनके नाम लगाते हुए, ठीक है। अब मैं एक एक विराम चिन्ह को क्या करते आ रहा हूँ, आपको समझाता जा रहा हूँ। मेरे लेक्चर के अंदर कुछ विराम चिन्हों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। इन विराम चिन्हों से आपको आपके जो है तैयारी करने में काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी। देखिए फिर भी सबसे पहला है अल्प विराम, जिसको हम कॉमा कहते हैं। किसी भी वाक्य को लिखते समय अगर थोड़ी सी देर रुकना है तो वहाँ क्या करेंगे, हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अल्प विराम का प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अल्प विराम का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, देखिए। वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करना है, एक जैसे शब्द दिए वाक्य के अंदर, उनको जब अलग अलग करना है तो अल्प विराम का प्रयोग करना है। जैसे राम ने आम, अमरूद, केले सब फलों के नाम हैं, अब इनके बीच में क्या कर दिया हमने, अल्प विराम का प्रयोग कर, ठीक है। इस प्रकार से हम एक जैसे शब्दों के बीच में क्या होगा, अल्प विराम लगेगा। वाक्य के उपवाक्यों को अलग अलग करना है। उपवाक्य मतलब दो दो शब्दों, तीन तीन शब्दों के जो वाक्य होते हैं उनको उपवाक्य कहते हैं, उनको अलग अलग करना है तो अल्प विराम लगता है। जैसे हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे, तो हवा चली और पानी बरसा के बीच में क्या करा हमने, अल्प विराम लगाया, उपवाक्यों के बीच में। फिर बात आ रही है दो उपवाक्यों के बीच में संयोजक का प्रयोग न किए जाने पर, जैसे अब्दुल ने सोचा, अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। अब सोचा में थोड़ा सा रुके हम, इसलिए क्या किया हमने यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया। फिर वाक्य के मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आ जाने पर भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे यह बात, यदि सच पूछो तो मैं भूल ही गया था, यह बात सच पूछो तो मैं भूल ही गया। देख रहे हैं आप, उद्धरण चिन्ह के पहले, मतलब इन्वर्टेड कॉमा अगर है, किसी का स्टेटमेंट है, किसी ने कुछ कहा है, उसके पहले भी हमें क्या कहा है, अल्प विराम का प्रयोग करना है। जैसे उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता को क्या किया हमने, इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया। मैं तुम्हें नहीं जानता ये हमने रखा है इन्वर्टेड कॉमा में, तो उसके पहले हमें क्या लगा देना है, अल्प विराम लगा देना है। समय सूचक शब्दों को अलग करने में भी हम क्या करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। समय सूचक शब्द जैसे कल, गुरुवार, दिनांक 20 मार्च, गुरुवार से भी समय बताया जा रहा है, वार है ये भी समय बताया जा रहा है ना। दोनों को अलग करने के लिए भी क्या कर रहे हैं, हम अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं। कभी कभी संबोधन के बाद इसका प्रयोग होता है, जैसे राधे तुम आज विद्यालय नहीं गई, राधे, संबोधन के बाद भी हम अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं। समान अधिकरण शब्दों के बीच में, जैसे विदेहराज की पुत्री वैदेही राम की पत्नी थी, ये भी एक ही के लिए, ये बात भी एक ही व्यक्ति के लिए हो रही है, दोनों की विशेषताएं सेम है, ऐसा कभी आ रहा हो तो उनके बीच में भी क्या करना है, अल्प विराम का प्रयोग करना है। हाँ है ना, नहीं जैसे शब्दों के बीच हाँ के बाद जैसे हमने लगाया अल्प विराम, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। पत्र में अभिवादन या समापन के साथ, जैसे पूज्य पिताजी, भवदीय, है ना, इन सब के बाद भी क्या करेंगे, हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। फिर बात आती है अर्धविराम। अर्धविराम इस प्रकार से लगाया जाता है, वाक्य के ऐसे उपवाक्यों को अलग करने में जिनके भीतर अल्प विराम या अल्प विरामों का प्रयोग हुआ हो, उसमें हम क्या करेंगे, किस चीज का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, हम अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। जैसे ध्रुव स्वामिनी में एक और ध्रुवी स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा आदि स्त्री पात्र हैं। देखो यहाँ पर वाक्य हमारा एक कंप्लीट हुआ, दूसरा वाक्य यहाँ से शुरू हुआ, पहले वाले वाक्य में भी अल्प विराम, दूसरे वाले वाक्य में भी अल्प विराम। जब दो वाक्य ऐसे हों, दोनों में अल्प विराम लग रहे हों, तो उनके बीच में क्या किया जाता है, उनके बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरी कंडीशन, जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हों, जैसे सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और हम प्रातः भ्रमण को चल पड़ा, तो उनके बीच में भी क्या लगेगा, आपका अर्धविराम का प्रयोग किया जाएगा। मिश्र और संयुक्त वाक्य में भी विपरीत अर्थ कर दे रहे हैं तो भी क्या होता है, अर्ध इस प्रकार से अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं वे उन्हें ही फल देते हैं, बात तो अपोजिट हो गई। पेड़ों को अगर आपने पत्थर मारा तो पेड़ को फल नहीं देना चाहिए, पर जो पेड़ को पत्थर मारते हैं पेड़ उन्हें ही फल देते हैं।
विपरीत बात अगर आ रही है तो भी आपको उनके बीच में क्या करना है, इस प्रकार का चिन्ह लगाना है। विभिन्न उपवाक्यों के बीच में भी जोड़ देने के लिए, मेहनत ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु, ही से हमने दोनों उपवाक्यों में जोड़ दिया। जब ऐसी स्थिति आती है तो उनके बीच में भी क्या होता है, इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। अगला है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम जिसको हम विसर्ग के तौर पर भी जानते हैं, ठीक है। कब लगाते हैं इसको हम, जब दो छोटे छोटे उपवाक्य हों या कोई टाइटल देना हो किसी लेख का, निबंध का, कहानी का, उस टाइटल के बीच में क्या करना है आपको, इस प्रकार से ये लगाया जाता है। पूर्ण विराम जानते ही, कोई सा भी वाक्य आपका कंप्लीट हुआ है उसके लास्ट में क्या करते हैं आप लोग, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य है, उसमें के आखिरी में भी पूर्ण विराम लगाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा आपने, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। अप्रत्यक्ष आपका जो वाक्य है प्रश्नवाचक, जैसे उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा कहूँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। और उसने बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, तो ये आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लास्ट में आपको क्या करना होता है, पूर्ण विराम लगाना होता है। काव्य में दोहा, सोठा, चौपाई, इन सब के आगे भी क्या करना होता है आपको, इस प्रकार से पूर्ण विराम लगाना होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह जानते ही, प्रश्नवाचक चिन्ह जब आपसे प्रत्यक्ष प्रश्न, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हों तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं, ठीक है। या फिर अगर एक ही वाक्य में कई प्रकार के प्रश्नवाचक उपवाक्य हों तो भी क्या करते हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे गोविंद क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, ये तुम क्यों जानने के इच्छुक हो। अब क्या करता है, कहाँ जाता है, क्वेश्चन बहुत सारे पूछे, पर हर बार अल्प विराम आएगा और फाइनल क्वेश्चन के लास्ट में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। संबोधक चिन्ह, अगर किसी को संबोधन बुलाना है, किसी को नाम के द्वारा बुलाना है तो उसके आगे भी क्या होता है, संबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हे प्रभु अभी जीवन नौका तुम ही पार लगाओ, मोहन इधर आओ। नाम के आगे संज्ञा शब्द होना चाहिए नाम वाली, उसके आगे क्या करते हैं, इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। ये चिन्ह विस्मयादि बोधक जैसा चिन्ह होता है, पर किसी का नाम हो, संज्ञा हो, ऐसे शब्दों के बाद ही ये लगाया जाता है, इसलिए इसे संबोधक चिन्ह कहा जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह भी वही होता है जो संबोधक चिन्ह होता है, पर यहाँ हमारे भावों को प्रकट करता है। हमारे भाव हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय किसी भी प्रकार के होते हैं। जैसे वाह क्या ही सुंदर दृश्य है, ठीक है, यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, इस प्रकार का ये हाय अब मैं क्या करूं, अरे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। इस प्रकार से जो चिन्ह लग रहे हैं ये हमारे भावों को प्रदर्शित कर रहे हैं। कोई भाव हमारा खुशी का, कोई भाव हमारा दुख का, कोई भाव हमारा आश्चर्य का, उन भावों को प्रकट करने के लिए भी क्या करते हैं, हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अवतरण चिन्ह यानी आपका क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा, किसी की कहीं भी बात को दोहराने के लिए या किसी की कहीं भी बात को बताने के लिए हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दो प्रकार का होता है, इकहरा और दोहरा। इकहरा कब लगता है, किसी कवि का उपनाम लिखना हो, पुस्तक का नाम लिखना हो, पत्र पत्रिका का नाम लिखना हो, लेख कविता का शीर्षक टाइटल देना हो। जैसे मैंने लिखा रामधारी से दिनकर, दिनकर क्या है, उपनाम है, तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा, है ना। फिर जैसे रामचरितमानस किताब का नाम हो गया, नाम के कारण सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। और दोहरा इन्वर्टेड कॉमा कब लगाया जाएगा, जब किसी की कहीं भी बात बतानी हो तो दोहरा इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है। जैसे महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म, कथन है उनका, कथन में क्या होगा, हमेशा दोहरा अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। फिर आपका आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने के लिए, द्वंद्व समास या ज़्यादातर तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, इस प्रकार के समासों में आपने देखा ही होगा योजक चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। पुनरुक्त शब्द, बार बार रिपीट होने वाले शब्दों के इसमें भी क्या होता है, इस प्रकार से योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तुलनात्मक शब्द जो होते हैं, जैसे भारत भाई सा, भरत सा भाई, यशोदा सी माता, उसके बीच में भी इस प्रकार का लगाया जाता है। अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्या, जैसे 1/3, 1/4, उसके बीच में भी क्या होता है, योजक चिन्ह चलता है। निर्देशक चिन्ह, नाटक के संवादों में क्या होता है, पात्र द्वारा कही गई बात के बीच में क्या होता है, निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, या हमें किसी चीज़ का निर्देशन करना हो, कोई चीज़ बतानी हो, तो उसके प्रकारों को बताने करने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग, निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। जब कोई बात अचानक अधूरी छूट दी जाए, है ना, जैसे यदि आज पिताजी जीवित होते, निर्देशक चिन्ह बात आधी छोड़ दी, पर अब बात हमारी पूरी करनी है, तो ऐसे में भी क्या करते हैं हम लोग, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण देना हो तो इस प्रकार से विवरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे पुरुषार्थ 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमने विवरण दिया।
इस प्रकार से विवरण चिन्ह। व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन में पूछा है हमने, तो व्याख्या पूछिए, इसलिए ये रहा। हंस पद, जब हम कोई चीज़ छूट जाती है हमसे लिखते समय, तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार का चिन्ह लिखकर छूटी हुई बात ऊपर लिख देते हैं। जैसे मुझे आज जाना है, ठीक है, अब जैसे माने कहाँ जाना है, मुझे आज अजमेर जाना है, तो ये बात छूट गई मेरी, तो मैं ऐसा लगा के चिन्ह क्या कर दूंगा, उसके ऊपर लिख दूंगा, वो क्या कहलाएगा, मेरा त्रुटिपरक चिन्ह कहलाएगा। संक्षेपण चिन्ह, किसी चीज़ को बहुत शॉर्ट में लिखना है। देखिए जैसे कि मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ लिखा, तो उसका पहला अक्षर लिखा, फिर संक्षेपण चिन्ह, र लिखा संक्षेपण चिन्ह, स लिखा संक्षेपण चिन्ह। मोहनदास करमचंद गांधी का पहला लेटर लिखना, पहला अक्षर लिखकर फिर संक्षेपण चिन्ह और फिर आखिरी का शब्द लिख दिया। जैसे डॉक्टर राजेश, तो डॉ लिखकर मैंने, है ना। तुल्यता या समानता सूचक चिन्ह, जब दो शब्दों को एक जैसा बताना हो तो हम क्या करते हैं, उसके बीच में इस प्रकार से तुल्यता या समानता सूचक चिन्ह लगाते हैं। कोष्टक, कोष्टक का प्रयोग किसी चीज़ का अर्थ बताने के लिए, पात्र के अभिनय या भावों को दर्शाने के लिए इस प्रकार से क्या करते हैं, हम लोग इसका चिन्ह करते हैं। लोप चिन्ह, किसी चीज़ को हमें पूरा नहीं बताना है, किसी चीज़ को हमें क्या करना है, हटा देना है बीच में से। जैसे मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर हमें बताना है, तो मोबाइल नंबर बताने के लिए, अकाउंट नंबर बताने के लिए इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर आपका इतिश्रीय समाप्ति चिन्ह, इतिश्रीय समाप्ति चिन्ह मतलब जब किसी लेख को या किसी भी चीज़ को क्या करना है, हमें समाप्त करना है, तो आखिरी में क्या करते हैं, इतिश्रीय समाप्ति चिन्ह लगाया जाता है, इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा जाता। तो मैंने कुछ विराम चिन्हों को आपके सामने पेश किया है, आपके सामने लेकर आया हूँ। एक छोटा सा प्रयास इसके माध्यम से कि आपको आपकी तैयारी करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और अगर आप कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, तो आप विराम चिन्हों का प्रयोग अवश्य कीजिए, क्योंकि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न करने से क्या होगा कि आपका लिखा हुआ लेख तो ठीक है, लेकिन वो अर्थ का अनर्थ में बदल जाएगा। आप कहना कुछ और चाहते हो लेकिन उसका मतलब कुछ और निकलेगा। इसलिए ऐसी गलतियां हमसे ना हो, इसके लिए समय समय पर हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। आशा करता हूं कि विराम चिन्ह का ये छोटा सा मेरे द्वारा दिया गया एक छोटा सा प्रयास आपको लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, जिसका लाभ आपको आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए मिलेगा। इसी प्रकार के और भी टॉपिक्स लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। आप ये सब टॉपिक्स देखने के लिए हमारे अथर्व एकेडमी के चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। ये तो मैंने बहुत कम समय में आपको बहुत कह सकता हूँ कि एक छोटा सा प्रयास के माध्यम से सब समझाने का प्रयास किया है। इसी चीज़ को काफ़ी विस्तार के साथ, काफ़ी डिटेल में जाकर हमारी ऑफलाइन क्लास जो कि इंदौर में है, वहाँ पर इसे समझाया जाता है। सारे लेक्चर्स जो होते हैं काफ़ी डिटेल में होते हैं। अभी आप इस लेक्चर के माध्यम से केवल आप इसे देख पाते हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन जो भी आपका मेरे से होना चाहिए वो नहीं कर पाते हो। आपकी क्यूरीज जो है आपके सामने जो आती है वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये केवल एक वीडियो लेक्चर है। लेकिन जब आप हमारी ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करेंगे, हमारी ऑफलाइन क्लास में जब आएंगे, आप जब हमारे सामने रहेंगे, तो आपके सारे प्रश्नों के, बेसिक प्रश्नों के, जो भी आपके प्रश्न आपके दिमाग में चलते हैं, सारी क्यूरीज मुझसे क्या कर पाएंगे आप, एट ए टाइम हाथों हाथ आप सॉल्व कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो एक बार ऑफलाइन क्लास को हमारे यहाँ जरूर विजिट कीजिएगा, ऑफलाइन क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि काफ़ी डिटेल में एक एक चीज़ आपको, एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक आपको क्या है काफ़ी अच्छे से जानने को मिले। इसी आशा के साथ आपसे मैं फिर विदा लेता हूँ। तब तक के लिए शुभ संध्या।